जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो पत्नी पति के ऊपर सिर्फ एक ही एलिगेशन लगाती है कि हस्बैंड और उसके परिवार वालों ने मेरे से दहेज मांगा, मेरे साथ मारपीट की और 498 एक ही एफआईआर दर्ज करा देती है। लेकिन एज ए एडवोकेट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है और आंकड़े भी ये कहते हैं कि 10 में से 6 से 7 केसेस फर्जी पाए जाते हैं। बाद में एफआईआर क्वेसिंग होती है या राजीनामा हो जाता है, या फिर कुछ केसेस में जो एलिगेशन लगाए जाते हैं वो सच होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस बात को कई बार कह चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई केसेस में गाइडलाइन भी जारी की गई है। वो चाहे अनिश कुमार का या प्रीति गुप्ता का जजमेंट हो, कई बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पुलिस ने जानबूझकर हस्बैंड और उसके घर वालों को जानबूझकर परेशान करती है। और आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है कि अगर हस्बैंड के साथ ना बने, सास ससुर के साथ ना बने, तो बस थाने जाओ और जा करके एफआईआर दर्ज करवा दो। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में ये सारी बातों को क्लियर कर दिया है और डिटेल में गाइडलाइन जारी की है और ये भी बताया कि आने वाले समय में जो लॉ आ रहा है उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है। सो गाइज, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्जी 498 की एफआईआर को कैसे खारिज कराएं और 498 का कैसे मिसयूज़ होता है, और आखिर में हम बात करेंगे इसके ऊपर कौन सा नया लॉ आने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से भारत में नया क्रिमिनल कानून आ रहा है, उसमें क्या सेक्शन है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अचिन गुप्ता के जजमेंट के बारे में। इस केस के फैक्ट्स क्या थे। सन 2018 में हस्बैंड वाइफ की शादी हो जाती है और शादी के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ता है और सन 2021 में पत्नी हस्बैंड के खिलाफ अपने नज़दीकी थाने में 498 की एफआईआर दर्ज करा देती है और इस एफआईआर में पत्नी अपने पति अचिन गुप्ता, अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ और अपनी सिस्टर इन लॉ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाती है। इस एफआईआर में पत्नी इस तरह के एलिगेशन लगाती है कि हस्बैंड और उसके परिवार वालों ने उससे पैसों की डिमांड की है, मेरे साथ इन सब ने क्रुएल्टी की है, मेरे से दहेज मांगा है, दहेज के लिए मुझे परेशान किया है और मेंटल और फिज़िकल हरेसमेंट किया है, और मेरी जो सैलरी आई थी वो भी यही लोग रख लेते हैं, मुझे नहीं देते हैं। यानी हर तरीके से मुझे ससुराल वालों की तरफ से परेशान किया गया है। और उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि हस्बैंड ने तो क्रुएल्टी की है, हस्बैंड ने तो दहेज के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन उसकी फादर इन लॉ और उसकी मदर इन लॉ, बाकी जो भी मेंबर हैं, उनका कोई रोल नहीं है। उसके बाद पुलिस हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है और बाकी जो मेंबर हैं उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। अब दोस्तों, जो पुलिस ने यहाँ पर किया है, हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है 99% पुलिस ऐसे मामलों में यही करती है। आप कोई भी एफआईआर देख लें, परिवार वालों को तो हटा देती है, लेकिन जो हस्बैंड होता है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है। इसके बाद अचिन गुप्ता पहुँचते हैं हरियाणा हाई कोर्ट और वहाँ जा कर के सेक्शन 482 की एक एप्लीकेशन एफआईआर को खारिज करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पर एक ये भी है कि जब भी आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज होती है और आपको लगता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कुछ तथ्य आपके नहीं लिए और गलत चार्ज फाइल कर दी है, तो आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में सेक्शन 482 की एक पिटीशन लगा करके उस एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। ऐसा ही अचिन गुप्ता के साथ होता है। वो इस बात को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर है, जो चार्जशीट पेश की गई है, वो गलत तथ्यों पर पेश की गई है, इसलिए उसको क्वेश कराया जाना चाहिए। लेकिन सारे तथ्यों को देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश नहीं करती। हाई कोर्ट कहती है कि हमें लगता है कि ऑफेंस हुआ है, इसलिए ट्रायल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस बात से डिसएग्री होकर अचिन गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके वो अपने ग्राउंड कोर्ट के सामने रखते हैं। सबसे पहला ग्राउंड उनका ये होता है कि शादी 2008 की है और एफआईआर 2021 में दर्ज कराई गई है। अगर उस लड़की का ये कहना है कि, यानी मेरी वाइफ का ये कहना है कि उसको मैं दहेज को लेकर परेशान कर रहा था, तो उसने इतने साल वेट क्यों किया, और वो भी जब 2019 और 2020 में मैंने उसके खिलाफ, यानी मैंने मेरे परिवार के साथ मिलकर जो उसके खिलाफ डिवोर्स पिटीशन डाली या जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा डाला, अब जब उसको उसमें नोटिस मिल गया है तो उसने उस केस की काट के लिए एफआईआर दर्ज कराई है।
इसलिए ये एफआईआर चलने योग्य नहीं है। दूसरा उनका ये आर्गूमेंट था कि आप उस पूरे एफआईआर को पढ़ लें। एफआईआर में जनरल एलिगेशन लगाए गए हैं कि मैंने उसको दहेज के लिए तंग किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक घटना के साथ थाने में एफआईआर को लेकर पहुंचती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वही वाइफ की तरफ से जब आर्गूमेंट हुए तो उनका यही कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, हमने सारी बात लिख दी है, ट्रायल तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। और जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो बिल्कुल सही किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए 3 मेन ग्राउंड है। सबसे पहला, हम आपके हस्बैंड की बात से सहमत है कि इतने साल आपने वेट क्यों किया, एफआईआर में डिले करने का क्या कारण था जिसका आपने कोई रीज़न नहीं दिया। 2019 और 2020 में जब आपके खिलाफ डिवोर्स पिटीशन डोमेस्टिक वायलेंस की कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस केस में आपको नोटिस रिसीव हो जाता है, उसके बाद भी आप 11 महीने वेट करती हैं और फिर जा करके एफआईआर दर्ज करा देती हैं, जो इस बात को शो करता है कि सिर्फ काउंटर ब्लास्ट के लिए इस एफआईआर को दर्ज कराया गया है। तो पहली बात हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर में कोई डिले हुआ है तो ये एफआईआर क्वेश कराने के लिए एक मेजर ग्राउंड बन सकता है। और अगर आपने अपनी वाइफ के खिलाफ पहले से ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की या डिवोर्स की प्रोसीडिंग की है तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसके नोटिस से समन रिसीव होने के बाद अगर वाइफ 498A की एफआईआर दर्ज कराए तो ये ग्राउंड आपका एफआईआर क्वेश कराने का बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट दूसरा ग्राउंड देती है कि जब भी आप किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाते हो या कोई एफआईआर दर्ज कराते हो या आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, कोई ना कोई डेट पे हुआ होगा, तो आप एक स्पेसिफिक एलिगेशन लगाओगे कि सर उसने इस तारीख को इतने बजे मेरे साथ ये इंसिडेंट किया है या मेरे से इस तारीख से पैसे मांगे हैं। आप जनरल एलिगेशन नहीं लगा सकते कि ये पूरा परिवार मिलके मुझसे डोरी के लिए परेशान करता है या हमको परेशान करता है कि पैसे दो नहीं तो हम आपके खिलाफ आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरह के एलिगेशन लगाओगे तो इस तरह से ये केस नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने एक के बाद एक जजमेंट दिए हैं जहां हम इस बात को बोलते आए हैं कि अगर कोई घटना घटी है तो उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन होना चाहिए, जनरल एलिगेशन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानती है कि हाँ ये गलत है, इस एफआईआर में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। यहाँ से हमको एक सीख मिलती है कि अगर आपके खिलाफ भी ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट या कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है तो भी आप ये सुपर ग्राउंड बना सकते हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पुलिस ने इस केस में अपना गजब का रोल अपनाया है। जब एक जनरल एलिगेशन पूरे परिवार वालों के खिलाफ लगा था तो या तो उसमें सबका रोल होता या किसी एक का भी उसमें रोल नहीं होता। पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है कि हस्बैंड को गिल्टी मान ले बाकी को ना माने। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि या तो सभी को दोषी मानते या किसी को नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि हमें ये लगता है कि ये ऑफेंस गलत तथ्यों के आधार पर लगाया गया है, इसलिए अब हम इस एफआईआर को क्वेश यानी खारिज करते हैं। अब इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा ये मकसद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी यही कहती है कि 498A की जितनी भी मुकदमे हैं वो वाइफ और उसके घर वालों की आपसी रंजिश के कारण दायर होते हैं। घर वालों के साथ छोटी सी बात होती है और जो लेडी यानी वाइफ होती है वो पुलिस थाने में जा करके 498A की एफआईआर दर्ज करा देती है और उसके बाद पति और पत्नी के बीच जो डिस्प्यूट हो जाता है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड को भी यही लगता है कि जब पत्नी थाने या कोर्ट चली जाती है तो पति भी यही कहता है कि अब तुम थाने और कोर्ट चली गई हो, वहीं से इसका मसला हल करो। अक्सर हमें भी यही देखने को मिलता है और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि ये ट्रेंड बदलना पड़ेगा। हमने कई सारे जजमेंट दिए हैं, इसके लिए हाई कोर्ट को भी सजग होना पड़ेगा। अब हर छोटी सी बात के लिए आप 498A की एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते या नहीं करा सकते, और अगर ऐसा होता है तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश कर दे, क्योंकि सेक्शन 482 में हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है। इसलिए अगर ऐसे मामलों में हाई कोर्ट को ये लगता है कि हस्बैंड और उसके परिवार वालों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को खारिज कर दे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बात होती रहती है, इसलिए इन बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए और पति पत्नी के बीच चलने वाले डिस्प्यूट को लेकर पत्नी को 498A की एफआईआर दर्ज नहीं करानी चाहिए।
तो दोस्तों आज के बाद अगर आपके खिलाफ इस तरह की एफआईआर या कोई भी एफआईआर चल रही है तो इस जजमेंट को पढ़ लेना, बहुत काम आने वाला है। और अगर वकील भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस जजमेंट को नोट कर लें, क्योंकि मैंने इससे बढ़िया 498A का अभी तक का जजमेंट नहीं देखा। शानदार जजमेंट है जिसमें आज तक के सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट का उन्होंने हवाला दे दिया है। और 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारतीय न्याय संहिता आने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन चेंज किया गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।